आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिग एप्पल में। रीट 2022 और इसके बाद होने वाली जो इसकी मुख्य परीक्षा है, साथ ही सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और अन्य सभी जो भी राजस्थान बेस्ट भर्ती परीक्षाएं हैं जैसे कि लेब असिस्टेंट, एलडीसी आदि, इन सभी की दृष्टि से राजस्थान जीके जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान जीके संबंधी जो सिलेबस है उसमें 6 से लेकर 10 तक की हमारी जो बुक्स है हमारा राजस्थान नाम से, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और उसमें जो क्लास 6 की हमारा राजस्थान की जो बुक है उसकी हमारी सुपर फास्ट रिवीजन सीरीज चल रही है। आज हम देखेंगे इसका चैप्टर नंबर 5। तो हम इसका करेंगे सुपर फास्ट रिवीजन और इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मेन बिंदु हैं, उन पे नज़र डालेंगे। यही आपके आगे चल के एमसीक्यू और वन लाइनर बनाते हैं। तो ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, चलते हैं हमारा चैप्टर नंबर 5 क्लास 6 का, है ना। चैप्टर है आपका आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में किया था, तो हम इसका भी एक छोटा सा ओवरव्यू देखेंगे क्या क्या इस चैप्टर में है ना। तो इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो चीज़ें हैं आपकी कि राजशाही शासन का स्वरूप। जिसे आज़ादी से पूर्व जो है रियासतें थी हैं, वहाँ पे राजाओं का शासन था, तो राजाओं का जो शासन था वो राजशाही शासन कहलाता है। उसमें क्या क्या पद हुआ करते थे, जैसे राजा है, मंत्री है, बख्शी है, खजांची है, इधर से परगना अधिकारी है, ये सब हैं। जागीरदारी व्यवस्था हुआ करती थी। जागीरदारी व्यवस्था का जो है प्रारंभ कब से हुआ, इसका स्वरूप किस प्रकार का था, ये इसमें देखेंगे हम। जागीरदारी व्यवस्था के स्वरूप में परिवर्तन क्या आया, अंग्रेजों का शासन होने के बाद में जागीरदारी की व्यवस्था में क्या परिवर्तन आया, यही इस चैप्टर में है और कुछ है नहीं इसमें। तो वापस से आ जाते हैं हम अपने चैप्टर पे। यह है आपका आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप। आज़ादी से पहले हमारा राजस्थान वर्तमान स्वरूप में नहीं था। ये मुख्यतः विभिन्न रियासतों में विभाजित था। ये रियासतें स्वतंत्र राज्य की तरह संचालन करती थी। रियासतों के शासक अपने मंत्रियों एवं जागीरदारों की सहायता से शासन का संचालन करते थे। रियासतों के शासक या राजा जो होते थे, किसकी सहायता से, मंत्री और जागीरदारों की सहायता से शासन का संचालन करते थे। शासक शक्ति का सर्वोच्च केंद्र राजा होता था। शासन का यह प्रकार राजशाही शासन कहलाता था। तो राजशाही शासन में जो है सर्वोच्च शक्ति कौन होता है, राजा होता है, और ये मंत्री और जागीरदारों की सहायता से अपने शासन का संचालन करता है। राजशाही शासन का स्वरूप। राजस्थान की विभिन्न रियासतों में सिसोदिया, राठौर, कछवाहा, चौहान आदि वंश शासक राज्य करते थे। ये अलग अलग राज्य के थे, किंतु शासन व्यवस्था लगभग समान थी। मतलब इनका जो फॉर्मेट था शासन करने का, कि भाई पहले राजा होगा, फिर मंत्री होंगे, सलाहकार होंगे, जागीरदार होंगे, इस तरह से जो फॉर्मेट था वो तो एक ही प्रकार का हुआ करता था सब में। विभिन्न रियासतों में शासन संचालन के लिए केंद्रीय व्यवस्था के पदाधिकारी राजा, मंत्री, बख्शी, खजांची, परगना अधिकारी थे। अब है राजा के बारे में। राजा राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र होता था। सामान्यतः राजा अपने सलाहकारों एवं मंत्री परिषद के सदस्यों के सहयोग से शासन का संचालन करते थे। मंत्री। राजा अपने शासन कार्य में सहायता हेतु मंत्रियों की नियुक्ति करते थे। प्रमुख मंत्री को दीवान कहा जाता था। प्रमुख मंत्री को क्या कहा जाता था, दीवान कहा जाता था। राजा समय समय पर इनसे मंत्रणा यानी बातचीत या डिस्कशन करके राजकार्य की जटिल समस्याओं को सुलझाते थे। कई सीरियल्स वगैरह जो होते हैं उनमें देखते हैं अपन, है ना। बख्शी सेना, ये बख्शी जो होते हैं ये सेना को वेतन देने तथा सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी बख्शी की होती है। खजांची, वर्तमान में इसको कैशियर बोल सकते हैं, है ना। आमदनी और खर्च के हिसाब को संतुलित रखना और बचत को सुरक्षित रख राजकोष में वृद्धि करना खजांची का कार्य हुआ करता था। परगना अधिकारी, राज्य जो है परगनों में विभाजित था तथा परगने में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिनकी जिम्मेदारी परगना अधिकारी की होती थी। जैसे जो राज्य है आज जिलों में विभक्त है, हो सकता है उस टाइम पे जो राज्य हुआ करते थे वो परगनों में विभाजित थे। तो परगनों की शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है, परगना अधिकारी की। वर्तमान के जिलों के संदर्भ में देखें तो किसकी होती है, जिला कलेक्टर की, है ना। ग्राम राज्य की सबसे छोटी इकाई है। गांव का जो प्रशासन है ग्राम पंचायतें करती है, बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें। जागीरदारी व्यवस्था क्या थी, एक व्यवस्थित राज्य के लिए प्रशासनिक व्यवस्था अनिवार्य तत्व है। राजस्थान में मध्यकाल का संपूर्ण शासन तंत्र राजा और जागीरदारी व्यवस्था पर आधारित था। राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था रक्त संबंध एवं कुलीन भावना पर आधारित प्रशासनिक एवं सैनिक व्यवस्था थी।
राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था का मूल तत्व था कि राजा की मृत्यु के बाद बड़ा पुत्र राजा बनता था। राजा अपने छोटे भाइयों को जीवन यापन करने के लिए भूमि आवंटित करता था। भाई बंधु को दी गई इस भूमि का स्वामी जागीरदार कहलाता था। जागीरदार का कार्य उस जागीर की सुरक्षा एवं उसका शासन संचालन था। बाद के समय में योग्यता के आधार पर भी जागीरें प्रदान की जाने लगी। तो जागीरदारी व्यवस्था क्या हुआ करती थी, जैसे राजा हो गया, है ना, सर्वोच्च शक्ति राजा हो गया। अब राजा के और भी भाई बहन हो सकते हैं, है ना, जीजा वगैरह हो सकते हैं। तो इनको जीवन यापन के लिए या इनका स्टेटस बनाए रखने के लिए इनको भी अपने राज्य में कुछ भूमि या इस तरह की क्षेत्र दे दिए जाते थे और उनका वहाँ का उनको जागीरदार जो है नियुक्त कर दिया जाता था। तो इस तरह से ये जो है ये रक्त संबंध पे आधारित थी जागीरदारी व्यवस्था। कुलीन भावना यानी एक ही कुल के लोग, है ना, एक ही परिवार के लोग। और बाद के समय में योग्यता के आधार पर भी जागीरें जो है प्रदान की जाने लगी। तो ये तो हो गया जागीरदारी व्यवस्था किस तरह का था, यानी राजा और उसका परिवार, उसके परिवार के जो सदस्य थे वही इस सब व्यवस्था के अंदर हुआ करते थे। इनके पास में प्रशासनिक पावर भी थी थोड़ी बहुत, सैनिक व्यवस्था भी रखते थे ये, और राजा के समय पर सहायता भी किया करते थे, है ना। अब जागीरदारी व्यवस्था का जो प्रारंभ है वो कब से माना जाता है? जागीरदारी व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ इस संबंध में अब तक कोई निश्चित मत नहीं बन पाया है, लेकिन राजस्थान में इसका विकसित एवं स्पष्ट स्वरूप राजपूतों के शासनकाल से प्रारंभ हो गया था। तो अपने तो कब से मानना है जागीरदारी व्यवस्था किसके शासनकाल से प्रारंभ हो गई? राजपूतों के शासनकाल से। जागीरदारी व्यवस्था का जो स्वरूप है या इसकी जो व्यवस्थाएं हैं, ये राजस्थान में ये रक्त संबंध पर आधारित सगोत्रीय कुलीय व्यवस्था थी। सगोत्र मतलब जो अपना गोत्र होगा, यानी अपने ही परिवार के लोग, जैसे भाई का गोत्र हमारा ही गोत्र होता है, सेम गोत्र होता है, बहन का गोत्र, है ना। तो ये सगोत्रीय कुलीय व्यवस्था, कुल यानी एक ही परिवार के लोगों की रक्त संबंध पर आधारित। रक्त संबंध किससे होगा? परिवार के लोगों से ही होगा, है ना। राजा महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर जागीरदारों को नियुक्त करता था। राजा और जागीरदार के संबंध स्वामी या सेवक के नहीं होते थे, बल्कि भाईचारे एवं सौहार्द पर आधारित हुआ करते थे, है ना। फिर मध्यकालीन जागीरदारी व्यवस्था के स्वरूप में परिवर्तन। मध्यकालीन में क्या हुआ? मुगल काल में मुगलों से संधि के कारण शासकों को जागीरदारों पर निर्भरता कम हो गई। मुगल काल में क्या हुआ? मुगलों से संधि हो गई इनकी शासकों की, तो जागीरदारों पे निर्भर रहा करते थे ये सैनिक सहायता के लिए, कोई प्रशासन की पूरी व्यवस्था बनाए रखने के लिए। फिर मुगलों से इनको सहायता प्राप्त होने लगी शासकों को, तो ये जो जागीरदारों पे थोड़ा बहुत डिपेंड हुआ करते थे, तो वो डिपेंडेंसी ख़त्म हो गई। आगे है, तो शासक तो है मुगल मनसबदार बन गए, यानी मुगल मनसबदार बन गए का मतलब मुगलों के अधीन रहते हुए स्वतंत्र शासन करना, है ना। उनके दरबारी मान लीजिए या उनके अधीनस्थ मान लीजिए, इस तरह के तो ये जो शासक हुआ करते थे वो बन गए मुगलों के। मुगलों से इनको संरक्षण प्राप्त हो गया। संरक्षण से मतलब जैसे मुगलों ने किसी को अपने अधीनस्थ कर लिया, तो अब वो उसका पूरा ध्यान रखा करते थे। उसको कोई भी उसके क्षेत्र पे, उसकी रियासत पे आक्रमण करेगा तो एक तरह से वो मुगलों का दुश्मन हो जाएगा। इस तरह की जो है संरक्षण उनको प्राप्त हो गया। इससे शासक एवं जागीरदारों के शासक जो है वो जागीरदारों के साथ स्वामी जैसा व्यवहार करने लगे। खुद मुगल जो है शासकों के साथ स्वामी जैसा व्यवहार कर रहे हैं, तो शासक के अंदर भी ये जगेगा कि यार मैं भी तो किसी का स्वामी बनूं, तो ये जागीरदारों के साथ स्वामी जैसा व्यवहार करने लगे। प्रारंभ में जागीरदार युद्ध एवं शांति के समय राजा को अपनी सेवाएं देते थे, किंतु मध्यकाल में सेवाओं के साथ साथ कर व्यवस्था भी निर्धारित की गई, है ना। बाद में फिर ये कि उनसे कर भी लेने लग गए, ठीक है। इसका उल्लेख जागीरी पट्टे में किया जाता था। जो भी जागीर दी जाती थी उसके लिए एक जागीरी पट्टा दिया जाता था, उसमें भी कितना कर लिया जाएगा, उसकी क्या व्यवस्था होगी, इस तरह का उल्लेख जो है जागीरी पट्टे में किया जाने लगा, है ना। मुगल शासन प्रणाली की कुछ व्यवस्थाओं का प्रभाव जो है राजस्थान पर भी पड़ा। रियासतों ने अपने प्रशासन को परगनों और ग्रामों में विभाजित कर दिया, ठीक है, और उनको फिर अलग अलग जो भी जागीरदार हैं वो संभालने लग गए। हर जागीर के अंदर बहुत सारे गांव हुआ करते थे, हो सकता है बहुत सारे परगने भी वगैरह हों, तो ये सब कुछ जो है जागीरदारी प्रथा के अंतर्गत है।
अंग्रेजी शासन की स्थापना के साथ ही भारत प्रशासनिक दृष्टि से भी दो भागों में विभाजित हो गया। जब अंग्रेजों का शासन आया, मुगलों का शासन खत्म हो गया, उसके बाद जब अंग्रेजों का शासन आया, मुगलों के रहते हुए भी काफ़ी जगहों पे अंग्रेजों का शासन हो गया था। और तो अंग्रेजों ने अपने जो शासन में क्या प्रशासनिक सुधार किए या क्या प्रशासनिक अपने प्रशासन को किस तरह से उन्होंने विभक्त किया, वो ही है इसमें। तो अंग्रेज़ों का जो प्रशासन था वो तो पहला ब्रिटिश भारत पे था। इनका जो अंग्रेज़ों का जो डायरेक्ट जिस जगह पे इनका डायरेक्ट अधिकार था अंग्रेज़ों का, तो वो तो ब्रिटिश भारत के तहत हो गया। और दूसरा रियासती भारत हो गया, जहाँ पे रियासती राजाओं का जो है वो था शासन। तो ब्रिटिश कालीन भारत जो है केंद्र शासित प्रदेशों एवं 11 प्रांतों से बना हुआ था। सभी प्रांतों के अलग अलग गवर्नर थे। ये तो ब्रिटिश जो भारत था उसकी व्यवस्था हो गई, और रियासतों की व्यवस्था वही राजा वाली शासक वाली थी, है ना। तो ब्रिटिश कालीन भारत केंद्र शासित प्रदेशों एवं 11 प्रांतों से बना हुआ था। सभी प्रांतों के अलग अलग गवर्नर थे, जो कि भारत के गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी थे। अलग अलग प्रांतों के अलग अलग गवर्नर हुआ करते थे, और एक सबसे बड़ा जो गवर्नर हुआ करता था उसको बोलते हैं गवर्नर जनरल। तो सारे जो गवर्नर थे उस गवर्नर जनरल के अधीनस्थ थे, उसके नीचे हुआ करते थे। 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया, है ना। जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरू किया था वो 1857 की क्रांति के बाद सब कुछ समाप्त हो गया, और जो है भारत का जो प्रशासन है सीधा इंग्लैंड की संसद जो है, इंग्लैंड का जो ताज है, इंग्लैंड की जो महारानी उनके हाथों में चला गया। अब भारत के प्रशासन का सीधा नियंत्रण इंग्लैंड के ताज एवं संसद के नियंत्रण में आ गया। लॉर्ड कैनिंग को गवर्नर जनरल के साथ साथ भारत का प्रथम वायसराय नियुक्त किया गया। जो गवर्नर जनरल हुआ करता था उसको वायसराय भी नियुक्त कर दिया, है ना। तो ये कौन था? पहला लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। अंग्रेज सरकार द्वारा विभिन्न अधिनियम पारित करके भारत का शासन संचालन किया जाने लगा। अब थोड़ा चीज़ों को व्यवस्थित किया जाने लगा, ताकि दोबारा से 1857 की जो क्रांति हुई उस तरह की लोगों में विद्रोह वाली जो भावना है वो नहीं पनप पाया। इसलिए एक सुचारू शासन की व्यवस्था का जो है वो भी, उसके लिए भी अधिनियम पारित किए गए। 1935 ईस्वी का जो भारत सरकार अधिनियम, जिसे 1 अप्रैल 1937 में लागू किया गया, के द्वारा अजमेर ब्यावर वाला जो क्षेत्र है, अजमेर मेरवाड़ा के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पे अंग्रेजों का जो है डायरेक्ट आधिपत्य था। अजमेर मेरवाड़ा के प्रशासन में परिवर्तन लाया गया। अब इसे विदेश व राजनीतिक विभाग के स्थान पर भारत सरकार के गृह विभाग के अंतर्गत लाया गया। कुछ एक छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, है ना। गृह विभाग के अंतर्गत आने का प्रमुख प्रभाव यह हुआ कि अभी क्षेत्र के सभी कानून संघीय कार्यपालिका द्वारा बनाए जाने लगे, न कि गवर्नर जनरल द्वारा, ठीक है। देश की आज़ादी के बाद राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। राजस्थान के प्रथम विधानसभा के लिए 1952 में चुनाव हुआ, और टीकाराम पालीवाल जो है प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। तो ये कुछ पॉइंट्स थे इसके अंदर। जागीरी पट्टा आपको पता है ना। मनसबदारी मुगल काल में प्रचलित एक प्रशासनिक प्रणाली। निर्वाचित यानी चुनाव हुआ। सेना को वेतन देने एवं सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी किसकी होती थी? बख्शी की होती थी, है ना। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? टीकाराम पालीवाल। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। बहुत छोटा सा चैप्टर है, ठीक है। यह था आपका राजस्थान का जो स्वरूप है, आज़ादी से पूर्व जो है राजस्थान सरकार का स्वरूप है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। और हमारा अगर ये बढ़िया लगा हो आपको वीडियो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बने रहिए हमारे साथ इसी तरह से। धन्यवाद।